बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको स्पोर्ट्स ज़ोन के एक और एपिसोड में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर चुकी है और 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अज़हर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर वालेकुम जॉइनिंग। सलाम, वेलकम, कैसे, थैंक ठीक यू। ठाक है जी? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अज़हर भाई, अगर हम बात करें तो ओबियसली पहले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं। शान मसूद डी कैटेगरी में थे और हमने इस पर काफ़ी वर्ल्ड कप के दौरान भी बात की कि शायद टीम में जगह भी नहीं बनती थी। और फिर पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि आप एक दफ़ा कैप्टन होते हैं तो बाहर होते हैं तो टीम में जगह नहीं बनाते, और अगर नहीं भी होते तो टीम में डायरेक्ट कैप्टन की तरफ पे आते हैं। और हमें पास में बड़ी एग्जांपल है। सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम बात करें मिसबाह उल हक की, वो एक तरह की रिटायरमेंट ले चुके थे और वो आपको पता कैप्टन बने, तो इनको बी कैटेगरी और वो एक पॉलिसी भी बना दी कि जिसमें हमने बताया कि आप जो भी कैप्टन बनेगा वो अगर ए या बी कैटेगरी में नहीं है तो डायरेक्ट आएगा। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी प्रोफेशन में जो भी आपकी अर्निंग होती है या इनकम आपको मिल रही होती है, तो उससे एक किस्म का ये इंडिकेटर होता है कि आप पे कितना ट्रस्ट किया जा रहा है या कितना आप पे रिलाई करती है आपके एम्प्लॉयर्स हैं या ओनर्स हैं। तो अगर किसी बंदे को आपने कैप्टनसी दी है तो नेचुरली उसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जो कैटेगरी दी जा रही है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। अब ही गोइंग टू लीड आवर टीम, और टेस्ट कैप्टन है जो जी, कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है क्रिकेट का। उसमें अगर उनको आपके कैप्टन है तो डेफिनेटली उनकी जो कैटेगरी है उसको भी रिवाइज करना चाह रहे हैं, और ये बड़ी मेरे ख्याल में मुनासिब पॉलिसी है। बिल्कुल। अतर भाई, बड़े बड़े लेजेंड्स आए और हमने देखा कि लास्ट हमने जो कोई अवे इनसे अगर हम बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 95 में टेस्ट मैच जीता। इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 28 ईयर्स के हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारे साथ जब मैच खेला था 2010 में, जिसमें मोहम्मद आसिफ और हमें याद पड़ता है मोहम्मद आमिर का स्पेल, और बहुत शानदार किस्म की वो विक्ट्री पाकिस्तान ने हासिल की थी और उस पर बड़ा जुबिलेशन और तमाम मिला। बट उस टाइम भी हमने देखा तो इंग्लैंड में था, ऑस्ट्रेलिया में नहीं था। तो इस सीरीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये कितनी डिफ़िकल्ट है? और जैसे एक नई टीम बन रही है, कैप्टन ऑब्वियसली नए हैं, कितना चैलेंजिंग होगा टीम के लिए? डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने पिछले 5 सीरीज़ जो आपने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ की, उसमें बाकायदा आपके साथ वाइट वॉश हुआ है। आपने एक ड्रॉ भी नहीं कर पाए वहाँ पे, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो उधर जा रहे हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़। अब इससे बुरा क्या हो सकता है जो पहले हमारे साथ उधर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो अगर फेयरलेस माइंडसेट से जाएं, और ये टीम भी, स्क्वाड भी इसमें कंपैरेटिवली यंग स्क्वाड है। आपने देखा है कि एक नया कैप्टन है, तो जब चेंज आती है तो एक किस्म का पॉजिटिविटी जनरेट करती है। लोग तवक्को रखते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। और जो कल हफीज़ भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और शान मसूद के जो इंटरव्यूज़ आए हैं अभी तक, उसमें नज़र आ रहा है कि वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से जा रहे हैं, और जो सबका रिकॉर्ड है उसको एज अ बैगेज नहीं कंसीडर करें, बल्कि उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें कि हम इसको किसी तरह तोड़ें। सही है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन शोएब मकसूद। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। क्रिकेट से रिलेटेड तो कुछ बातें आपसे करेंगे, बट एक दो दिन पहले एक बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके साथ हुआ, उस हवाले से भी ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। आल दो कि आप मीडिया पे काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं, बट अगर अगेन थोड़ा बताना चाहें व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू यू एंड आमिन जमीन, तो क्या मसला आया, क्या उन्होंने आपसे डिमांड की और क्या अब उसकी रेमेडी क्या प्रोवाइड की गई आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। आज सबसे पहले तो मैं इसका आईजी सिंध और जो सिंध पुलिस है उसको एक क्रेडिट जरूर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस मामले को उस पर एक्शन लिया और विद इन फ्यू आवर्स ही उन लोगों को जो कल्प्रिट थे उनको पकड़ा। आई थिंक उससे बड़ा रिलीफ मिला, लोगों को भी मिलेगा कि इन चीज़ों में बेहतरी आनी चाहिए। जी, और वाकई ये हुआ था कि हम लोग नेशनल T20 का आखिरी मैच खेलकर कराची से बाय रोड में अपनी गाड़ी पे वापस आ रहा था, तो एक इलाका है सकरंड नाम का, हैदराबाद से आगे, तो वहाँ पे हमने टूल प्लाजा क्लियर किया, तो आगे एक सुनसान सी जगह थी, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, तो वहाँ पे उन्होंने हमें रोका है। उन्होंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मेरा लाइसेंस चेक किया, इवन दो दे वर नॉट एथोराइज्ड कि वो लाइसेंस चेक करें, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस से नहीं थे। और हमने फिर भी चेक करवाया। ऑब्वियसली रात 12:30 बजे का टाइम था, तो हम भी थोड़े से डरे हुए थे। मेरा फर्स्ट टाइम था बाय रोड कराची ट्रैवल। तो उन्होंने रोका है, तो उन्होंने कहा जी आप हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आपको इस पे 1.5 लाख का जुर्माना हो सकता है। मैंने कहा सर, अव्वल तो मोस्टली गाड़ियाँ हाई बीम पे चलती हैं, लेकिन अगर चल भी रही हैं तो इसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा, चालान हो सकता है, वो ट्रैफिक पुलिस वाले कर सकते हैं। तो नहीं क्या, फिर वो अंदर उसने खिड़की के अंदर मुंह करके कहा कि आप हमें 8-10 हज़ार रुपये दे दें इधर और हम आपको छोड़ देते हैं, वरना आपको थाने चलना पड़ेगा। अच्छा। मैं थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा सर क्यों पैसे देंगे, और फिर मैंने उनको बताया कि सर हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं दोनों, हम मैच खेल के आ रहे हैं, ना करें आप ऐसा ना।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उसको उन्होंने थोड़ा रेट भी बढ़ा दिया अपना। और उस पर जब हमने थोड़ा, मैंने कहा कि यार मैं नहीं दूंगा ऐसे पैसे, तो उन्होंने कहा कि यार डाला लेके आओ, इनको थाने लेके जाओ। तो फिर आमिर यामीन भी डर गया, मैं भी डर गया, हमने उनको पैसे दिए और निकल गए। जी 30-40 किलोमीटर बाद ऐसा वाकया दोबारा हुआ हमारे साथ। दोबारा 2 पुलिस वाले, उनका एक तरीका क्या था कि वो रोड के दरमियान पे आके दूर से टॉर्च मारते थे गाड़ी में। अच्छा तो हमने गाड़ी, वहां पे मैंने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन थोड़ा सा हम डर गए। फिर हम सक्कर के करीब एक होटल था, रात को लेट नाइट भी हम सो गए, फिर सुबह उठकर गए। तो बस ये था कि उन्होंने जो वॉलेट में पैसे थे हमारे से वो पैसे लिए। लेकिन इसके जब मैंने ट्वीट की तो उसके बाद सिंध पुलिस ने, एक हैदर साहब हैं एसएसपी नवाब शाह, उन्होंने अच्छा और डीपीओ साहब ने बड़ा क्विक एक्शन लिया। फिर उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी कि मैं तो उनमें से ऑब्वियसली एक ही बंदे को आइडेंटिफाई कर सकता था, जो बंदा मेरे साथ बात कर रहा था। तो वहां पे फिर एक वीडियो भी मैं देख रहा था, उन पुलिस वालों का इंटरव्यू मीडिया पे चल रहा था कि जी ये लोग गाड़ी अजीब सी चला रहे थे, रेड कलर की सिविक थी इनके पास और इनके काले शीशे थे। ना तो मेरे पास सिविक थी, ना मेरे पास वो रेड कलर की गाड़ी थी, और ना मैंने कभी अपने फ्रंट वाले जो शीशे हैं काले किए आज तक कभी वो भी नहीं लगाया। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल ही एक वो था। लेकिन बाद में सारों ने ये मुझे फोन किया, जो एसएसपी साहब थे, उन्होंने तसल्ली दी कि आप आए जब भी मर्जी। मैं बहुत डर गया था कि यार मैं बाय रोड नहीं जाऊंगा कराची। तो लेकिन अच्छा, बड़ा अच्छा किया आपने उस लिहाज से कि ऑब्वियसली कई दफ़ा होते हैं हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ को, लेकिन आप जैसे क्रिकेटर हैं या कोई भी ऐसा पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करता है, वो अगर हाईलाइट करता है चीज़ को तो ऑब्वियसली ज़्यादा मैच तक ये बात पहुंचती है। और जितने लोग हेल्म ऑफ अफेयर में डील करते हैं ऐसे तमाम चीज़ों को, उनकी भी ऑब्वियसली इस्लाह करने के लिए पॉसिबिलिटी बनती है। तो उस लिहाज से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने करेज की, आपने बात की, और उनका भी थैंकफुल है कि उन्होंने रेमेडी प्रोवाइड की। और एक इरफान भाई, एक बात मैं यहाँ पे जरूर क्लियर करना चाहता हूँ, जिसमें कुछ लोगों का इतराज हो रहा है, सिंध और पंजाब की बात को अंदर लेकर आ रहे हैं लोग। वो ऐसा, जो मेरा एक मैसेज था, वो एक डरे हुए बंदे ने ट्वीट की थी कि यार शुक्र है मैं पंजाब में रहता हूँ, सिंध में नहीं रहता। उसका मकसद ये था, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द पुलिस ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्रोविंस। ट्रू। कि मैं 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ पंजाब में, लेट नाइट जहाँ मर्जी ट्रैवल को, मेरे साथ ऐसा आज तक बिहेवियर कभी नहीं हुआ पुलिस का। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पहले ट्रैवल पे ऐसा हुआ तो वो इस बेस पे थी, ना कि मैं कहूँ कि ऑब्वियसली करप्ट लोग हर इंस्टीट्यूशन में, हर प्रोविंस में होते हैं। तो बस मेरा जो मकसद था पैसों का भी नहीं था। इवन दो दे कॉल्ड मी कि आपके पैसे वापस करने हैं, मैंने कहा कि वो आप चैरिटी कर दें। मैंने पैसों के लिए ट्वीट की भी नहीं है। मैंने ट्वीट सिर्फ इसलिए किया कि अगर ऐसे लोग पकड़े जाएं तो अगर 10% भी बेहतरी आ सकती है तो वो उसके लिए मुझे खुशी होगी। नहीं, बड़ा अच्छा इकदाम आपने किया और आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह एजेंसीज के तमाम लॉ फॉर इन्फोर्समेंट जितने भी लोग इसमें शामिल थे, उनके एक्शन को भी हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने टाइमली इस पर रिस्पॉन्ड किया। और जो आम पब्लिक है उन तक भी ये तमाम ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अच्छा सोहेब भाई, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ी क्रिकेट पर भी बात करते हैं। एक सबसे बड़ा मसला अभी रिसेंट पास में जो नज़र आना शुरू हुआ वो रिटायरमेंट का है। रिटायरमेंट के लिहाज से अब लड़कों ने एनओसी लेने के लिहाज से जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको कहा गया है, आपने भी आई एम श्योर मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वहाब रियाज की भी डिस्कशन सुनी होगी। वो यही कह रहे हैं कि अब जो डोमेस्टिक खेलेगा उसको टीम में जगह मिलेगी। आप भी 2 साल पहले टीम का पार्ट थे और ओबियसली कंटेंशन में थे, बट अभी भी आप भी काफ़ी लीग की तरफ जा रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन एज ए प्लेयर क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि बोर्ड तो कह रहा है कि 1-2 दिन में पॉलिसी आ जाएगी बहुत जल्द और हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़कों को सेपरेट रखेंगे, दूसरे लड़के जो डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्टेड है उनका भी कोई लाया अमल बनाया जा रहा है। अब अगर लड़के की एज जो है वो 15-20 साल का कैरियर है उसके पास, 35 से 38 के दरमियान, उसके बाद शायद वो क्रिकेट नहीं मिलेगी उसको, तो उसने भी ओबियसली अपना ब्रेड एंड बटर इसी से अर्निंग करनी है। तो आप एज ए प्लेयर इसमें क्या समझते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका? बिल्कुल इरफान भाई, देखें ये जो अर्ली रिटायरमेंट्स का जो एक काम स्टार्ट हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ऑब्वियसली क्रिकेटर की, जैसा आपने बोला है कि एज होती है, उस एज तक ही वो खेल सकता है। बाकी शोबों की तरह 60 साल की उम्र में रिटायर नहीं होते, आप 37-38 ये मैक्सिमम एज में रिटायर हो जाते हैं। आई थिंक ये जब हमारा कोई भी एनओसी का एक पॉलिसी बनती है तो फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेटर से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेटर तक सारों पे एक ही तरीके से एप्लीकेशन होती है, जबकि इसका तरीका मेरे ख्याल में डिफरेंट होना चाहिए। जो प्लेयर्स आपके नियर फ्यूचर के प्लान्स में नहीं है इन द कंटेंशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनको बिल्कुल मेरे नहीं ख्याल कि अगर उनकी अच्छी लीग वो खेलने जा रहे हैं तो उनको कोई एनओसी देने में इशू होना चाहिए। जहां तक आप अभी इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया, आई थिंक वो पाकिस्तान से सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है, पाकिस्तान से एक अब ये टोटली प्लेयर पे है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं उनकी
प्रेफरेंस होती है कि हम लोगों ने सिर्फ नेशनल टीम के लिए खेलना है, प्राइड के लिए खेलना है, लेकिन ही इज ऑल्सो लाइक 34-35। जी तो उसने भी अपनी बाकी चीजें, राइट नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्लेयर इन लीग क्रिकेट इन द वर्ल्ड। तो ये टाइम ऐसा होता है कि जब मैं पीएसएल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था, उस टाइम पे आई हैड कॉन्ट्रैक्ट्स विद ऑल द लीग इन द वर्ल्ड, वो काउंटी हो, सीपीएल हो, बीपीएल हो, एलपीएल हो, हर जगह मैंने साइन किया हुआ था। मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया फौरन, मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खो दिए। अब उसके बाद जब मैं नेशनल टीम से खेल के दोबारा ड्रॉप हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे नहीं मिले। आई थिंक ये प्लेयर का अपना एक डिसीजन है कि वो उसको, और हर प्लेयर की डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अपनी लीग की भी थोड़ी बात कर देते हैं। पीएसएल का ड्राफ्ट 13 को होने जा रहा है, बट प्लेयर रिटेंशन के हवाले से और स्वैपिंग के लिहाज से अभी जो एक पहला मरला है वो स्टार्ट हो चुका है। जिस तरह अभी हमने देखा कि हसन अली स्वैप हो चुके हैं इमाद वसीम के साथ, इसी तरह इफ्तिखार मुल्तान सुल्तान में आ रहे हैं, और एक दो प्लेयर की और भी बात हो रही है, शायद मोहम्मद आमिर भी कोयटा में जा रहे हैं। आप अपना बताइए, पहले आप सीज़न जितने खेले वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले, एक शुरू में आपने लाहौर की तरफ से भी खेला, और लास्ट सीज़न हमने देखा आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट थे। क्या समझते हैं इस दफ़ा कोई बात हो रही है, हम शोएब मकसूद को किस टीम की तरफ से खेलता देखेंगे? देखें इरफान भाई, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना। मुझे अभी ये पता है कि इस्लामाबाद मुझे रिटेन कर रही है या नहीं कर रही, और मुझे तो सर आदत हो गई है ड्राफ्ट में जाने की। मैं तो जब बहुत अच्छे सीजन्स भी खेले हैं, फिर भी कई दफा मैं रिटेन नहीं हुआ, तो इस चीज का दुख होता है कि, और सबसे ज्यादा मुझे दुख तब हुआ था जब मुझे मुल्तान सुल्तान ने रिटेन नहीं किया था, और बाद में उन्होंने मुझे पिक भी नहीं किया। तो इस चीज का दुख मेरे अंदर हमेशा रहता है कि मैं जब भी मुल्तान सुल्तान से खेला हूँ, मैंने 2-3 साल खेला हूँ, 2 साल में टॉप स्कोरर रहा हूँ, तो फिर अगर उन्होंने रिटेन नहीं किया तो बाकी टीमों से मैं क्या तवक्कुआत कर सकता हूँ। लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी टीम पिक करे, और मैंने मेहनत की है सीजन, इंशाल्लाह आगे परफॉर्मेंसेस भी आएंगी, तो कोशिश करूंगा जो भी टीम पिक करे उसके लिए फिर अच्छी परफॉर्मेंसेस दूं। अच्छा शोएब भाई, बड़े लोग ये जानना चाह रहे हैं, मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि शोएब मकसूद जो इंजमाम के बाद एक मिडल ऑर्डर में तगड़ा बैट्समैन था जो खड़े होकर छक्के लगाता था, अभी आपकी भी एज 34-35 के करीब है, क्या लगता है टीम में दोबारा कम बैक कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो आपको, क्योंकि प्लेयर से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, कितने साल की क्रिकेट अभी बाकी है आपकी नज़र में? देखें इरफान भाई, कोई क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, खेलने में 5 साल भी खेल सकता है इंसान। डिपेंड आपकी फिटनेस पे और आपकी फॉर्म पे करता है। अगर आपकी फॉर्म फिटनेस में से एक चीज भी डिप खाती है तो आपको क्रिकेट जल्दी छोड़नी पड़ सकती है। तो मेरी यही माइंड है कि मैं जो भी पाकिस्तान की खेलूं, पीएसएल खेलूं, मैं नहीं कहता जो पाकिस्तान की टीम में इस वक्त प्लेयर्स खेल भी रहे हैं, दे आर ऑल आर वेरी गुड प्लेयर्स। मैं बस अभी जो मेरे आगे है मैं कोशिश करूंगा उधर परफॉर्म करूं। जब मैंने लास्ट टाइम 1.5-2 साल पहले कम बैक किया था, उस वक्त भी कोई मेरा स्पेसिफिक मैंने दिमाग में सवार नहीं किया हुआ था कि बस मुझे टीम में आना है। खेला, परफॉर्म किया, एकदम टीम में आ गया। तो अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ, अभी मेरा मेन फोकस एसपीएल और पीएसएल है कि उसमें मैं टॉप परफॉर्मेंसेस दूं। अच्छा शोएब भाई, मैं 2 चीज़ें लास्टली आपसे क्विकली जानना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी हमारी, और राइट आफ्टर जो चेंजिंग हुई है, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना, और इस तरह भी हफीज़ भाई ने भी कहा कि जी हम ये चाह रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड को पूरा किया जाए, और जब नए कैप्टन बने हैं शान मसूद टेस्ट में और T20 में, और शहीन अफरीदी, इन सारे डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? देखें ये इरफान भाई, हमारा कल्चर है कि जब भी वर्ल्ड कप खत्म होता है उसके बाद रीबिल्डिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद कप्तान भी चेंज होता है, मैनेजमेंट भी चेंज होती है। तो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन अभी जो नए कैप्टन बनाया है शहीन शाह, आई थिंक एब्सोल्युटली डिजर्विंग। इस तरह का कैप्टन पाकिस्तान को चाहिए भी सही, जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता हो जी। और वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करने की उसने प्रूव किया है। 2 लगातार पीएसएल ऐसी टीम को जितवाना जो कि हमेशा लास्ट नंबर पे होती थी। ट्रू। तो ये आई थिंक ही टोटली डिजर्व दिस। और शान मसूद का मैं हमेशा से बहुत एडमायरर रहा हूँ। मैं उसकी कैप्टनसी में 4 साल यूपीएल में खेला हूँ, 3 साल सदर्न पंजाब में खेला हूँ। मैं हमेशा उसको बोलता था, जब वो सदर्न पंजाब भी छोड़कर गया था, आई यूज्ड टू कॉल हिम कि यार हमने कैप्टन नहीं खोया, हमने लीडर खोया। तो उसकी जो एक पर्सनैलिटी है, जो डोमेस्टिकली मैंने जो 6-7 साल उसकी कैप्टनसी में खेला है, वो सिर्फ कैप्टन नहीं होता अंदर, ही इज लाइक ए प्रॉपर लीडर, ही इज देयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो मेरी नेक तमन्नाएं ख्वाहिशात उसके साथ हैं, और मैं आई रियली 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 वांट हिम टू सक्सीड एज अ कैप्टन एंड स्पेशली एज अ बैट्समैन। अब जिस तरह का वो प्लेयर है, अभी तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो दिखा नहीं सका जिस तरह का वो प्लेयर बन चुका है पिछले 3 सालों में।
तो आई होप कि जिस तरह वो डोमेस्टिक में या काउंटी में खेल रहा है उस तरह वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेले। वी ऑल सपोर्ट शाहीन एंड आल्सो अगर बात करें तो शान मसूद एज वेल। अच्छा, लास्टली सोहेब भाई, अभी जो सीरीज़ की बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़, ये पाकिस्तान की हमेशा से हिस्ट्री रही है, सबसे टफेस्ट सीरीज़ कहा जाता है। 95 के बाद कोई टेस्ट मैच हम ऑस्ट्रेलिया में जीते नहीं। एक टेस्ट मैच जीते हम, लेकिन वो इंग्लैंड में हुआ, जिसमें मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का आउटस्टैंडिंग स्पेल था। आपको कोई पॉसिबिलिटी, कोई रे ऑफ होप नज़र आती है कि लड़के कुछ कर सकते हैं? जिस तरह अगर हम देखा जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये है कि साइम अयूब को डाल लिया गया है। बॉलिंग भी थोड़ी सी मुझे तो अभी भी बड़ी वीक नज़र आ रही है। आप एज ए क्रिकेटर क्या समझते हैं? कुछ आपको चांस लगता है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया जिस तरह टेस्ट चैंपियनशिप का भी चैंपियन है, कोई चांस नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान जीत पाए? आपकी राय क्या है इस पर? बिल्कुल इरफान भाई, देखें पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी स्टार स्टडीड टीम्स भी यूएस ऑस्ट्रेलिया गई हैं और कभी जीत नहीं सकी। तो ये एक न्यू लुक टीम है, न्यू कैप्टन है आई थिंक। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है, जो हफीज़ भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई थिंक मेरे क्रिकेटिंग करियर में ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले या इंग्लैंड टूर से पहले, इंग्लैंड तो फिर भी पाकिस्तान जीत भी जाता है टेस्ट मैचेस, ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले इतनी कॉन्फिडेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैंने नहीं देखी। वरना नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हम जाएंगे, हम लोग अपना वी विल गिव अ गुड फाइट, ये वो। उसने जो शान ने बोला है, वी आर गोइंग देयर टू विन। तो आई थिंक ये भले आप ना जीत पाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है टेस्ट क्रिकेट में। और मेरा हमेशा मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इज द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट राइट नाउ। नो डाउट। वो उसका अगर पाकिस्तान उनको अच्छा कंपटीशन भी देता है, आई थिंक ऑब्वियसली जो आप अब बोलते हैं वो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज पे रिफ्लेक्ट करता है। नोइंग शान मसूद जो वो बोल रहा है, ऑब्वियसली दैट विल इवन रिफ्लेक्ट ऑन द ग्राउंड। और अगर हार भी जाए, आई थिंक वी शुड स्टिल बैक देम। और एक अगर आप एक चेंज करना चाह रहे हैं स्टाइल ऑफ प्ले, अगर जो वो बातें कर रहे हैं, वी डोंट नो कि वो स्टाइल क्या होगा, मगर दे आर टॉकिंग अबाउट कि हम स्टाइल ऑफ क्रिकेट अपना चेंज करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी किस्म का भी चेंज हम करना चाहते हैं तो हमें एज ए स्पेक्टेटर, एज ए सपोर्टर फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको टाइम भी देना चाहिए। कोई भी आप चेंज अपनी स्टाइल में लेके आते हैं, उसको अडॉप्ट करने में, उसको सही करने में टाइम लगता है। फिर उसी स्टाइल ऑफ प्ले को डोमेस्टिक क्रिकेट में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोहेब भाई, हम बहुत दुआ और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे डोमेस्टिक में भी और पीएसएल में भी, और दोबारा टीम में जगह बनाएंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बारे से। सर भाई, अगर जिस तरह सोहेब भाई से भी अभी ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, उनका मानना भी ये था कि बहुत टफेस्ट सीरीज़ है, बट जो बॉडी लैंग्वेज कैप्टन की है, जिस तरह उन्होंने इनकी कैप्टनसी के अंडर 7-8 साल खेला, मुल्तान की तरफ से भी और सदरन की तरफ से भी, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और उन्होंने कहा कि जो वो बात करता है ही एक्चुअली मीन इट, और वो लगता है कि उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आप कितने पॉजिटिव हैं और आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये चेंजिंग है, जैसे साइम अयूब का टीम के अंदर रिजेक्ट होना, और उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि साइम अयूब हम सब लड़कों को एक रास्ता बताएगा, जितने भी यंगस्टर डोमेस्टिक के हैं या हम जो टीम में भी हैं, कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसे ही खेली जानी है। तो आपको लगता है कि जो स्क्वाड है, मुझे तो शायद अभी उनकी टीम में जगह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि टेस्ट की अगर आप बैटिंग लाइनअप खास तौर पे देखें तो वो आपकी ऑलरेडी डिफाइंड है। कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसमें आप समझें, जिस पे क्वेश्चन मार्क हो कि ये टीम में क्यों जगह बनाता है। सब ने परफॉर्म किया हुआ है, सब 1-1.5 साल से कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या लगता है साइम अयूब आ पाएगा इस टीम में? इसमें देखें, साइम अयूब की सिलेक्शन जो है एक पॉजिटिव चीज़ है। हम बड़े अरसे से हम इसके लिए कह रहे थे कि उनको मौका देना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और शान मसूद की जो चॉइस ऑफ कैप्टनसी है, मैं भी इनिशियली थोड़ा सा इस हवाले से ससेप्टेबल था कि ये जो बंदा अपनी जगह नहीं अपनी टीम में बना पा रहा। और लास्ट टेस्ट सेंचुरी उसने 3 साल पहले की थी, अगस्त में 2020 में की थी इंग्लैंड में। इतने अरसे से वो अगर टीम में जगह भी उसकी डाउटफुल है तो आपने उसको कैप्टनसी दे दी गई है, और उस टूर के लिए कैप्टनसी दे दी गई है जहां हमारा हिस्टोरिकली कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा जी। तो लेकिन जो उनकी सिलेक्शन के बाद हफीज़ भाई की सिलेक्शन के बाद जो एक हमें बॉडी लैंग्वेज कैंप की तरफ नज़र आ रहा है कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक होप है, एक उम्मीद है। जिस तरह अभी शान मसूद से भी पूछा गया है ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यूज़ में, कि ऐसा तो नहीं कि आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल इसको इस तरह नहीं ले रहा, मैं बल्कि इस चैलेंज को, इस अपॉर्चुनिटी को रिलिश कर रहा हूँ।
कि अगर पहले से उधर नहीं हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा और हम उधर जा रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वी आर गोइंग देयर विद नथिंग टू लूज मेंटालिटी, कोई हमारे फियरलेस किस्म होके जा रहे हैं। तो इससे एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। और जो स्क्वाड सिलेक्शन है जिसमें यंगस्टर्स को मौका दिया गया है और उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें खुरम है या मीर हमजा है या साइम अयूब है, ये भी एक अच्छा साइन है। इससे ये इंडिकेशन जाती है कि जो आपके यंगस्टर्स हैं अगर वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको मौका दिया जाएगा। आई एग्री कि शायद साइम अयूब अभी रेडी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेले, हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क के खिलाफ टेस्ट खेलना उनकी वाक़ा में या ब्रिस्बेन या मेलबर्न में या सिडनी में भी शायद रेडी नहीं है। लेकिन जो एक इस तरह के खिलाड़ी की वजह से स्क्वाड में एक इंजेक्शन होती है एंथुजियाज्म की, उसका डेफिनेटली पॉजिटिविटी आती है। जैसे शान मसूद बात कर रहे थे कि मैंने भी अपना थोड़ा टेस्ट में आके अपने स्टाइल को अल्टर किया है। हालांकि मैं अभी इतने बड़े स्कोर नहीं बना पा रहा, लेकिन जो मेरे कैमियोज हैं वो एक अच्छी पेस पे होते हैं। हमने अपना ये माइंडसेट बता लिया कि हमने भी जो मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट की डिमांड है जिसमें बेसबॉल है या जो ऑस्ट्रेलिया का स्टाइल है कि वो 100 ओवरों में 400 स्कोर करते हैं, तो हमने भी उस मॉडल को अडॉप्ट करना है। तो ये अच्छा साइन है। और ख़ासतौर पे अगर हम श्रीलंका की सीरीज़ को देखें उठा के, तो आपने दोनों टेस्ट मैचेस में एवरेज देखेंगे तो 4 रन पर ओवर के हिसाब से आपने 100 के हिसाब से दोनों टेस्ट मैचेस में किए। इट्स मीन कि आपकी इंटेंट नजर आई। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये पूछना चाहेंगे, अगर हम बॉलिंग लाइनअप की भी थोड़ी डिस्कशन करें तो शायद जिस तरह एशिया कप और उससे पहले तो दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट और बेस्ट बॉलिंग लाइनअप बोला जाता था। नसीम शाह गए, कोलैप्स हो गया, हारिस रऊफ को कहा गया, उसने कहा मैं टेस्ट के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी प्रेशर भी लड़कों पे बहुत आना शुरू हो गया है और उनको कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक भी खेलें। अब एक लड़का जिसने ज़िंदगी में कभी डोमेस्टिक नहीं खेला और PSL से आता है, और 90% हमारे जो लड़के टीम में भी अभी पर खेल रहे हैं वो PSL की परफॉर्मेंस की वजह से खेल रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको एक सर्टेन एरिया में बॉल करनी पड़ती है। मीर हमजा ने डोमेस्टिक खेला हुआ है, खुरम ने खेला हुआ है, बट इनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर उस तरह नहीं है। आप सिर्फ एक शहीन शाह के ऊपर बात कर सकते हैं। जिस तरह कल रमीज़ भाई और आकिब भाई भी कह रहे थे कि मिस्ट्री स्पिनर भी बहुत इफेक्टिव टेस्ट में नहीं होते, T20 और ODI में तो हम बात कर सकते हैं। फिर नुमान आपके पास एक स्पिनर के तौर पे ऑप्शन बचता है। अब अगर आप कम्बिनेशन देखें तो आपको एक फ़हीम या उसमें जमाल के में से एक चूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो कंसिडरिंग दीज ऑप्शन, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, उसको चैलेंज कर पाएगी? देखिए, शाहीन तो एक है ही है जो आपने सेलेक्ट करना है। अब स्पिन में ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह के कंडीशंस होते हैं, आप आई एम श्योर आप 2 स्पिनर इतना बना एक ही स्पिनर से आप पर्थ में तो एटलीस्ट नहीं जा सकते आप, एक ही स्पिनर से जाएंगे। उससे पहले टूर मैच भी है जो प्राइम मिनिस्टर 11 मनुका में खेला जाएगा, कैनबरा में तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजह उसकी ये है कि उसमें भी आप अपने लड़कों को ट्राई आउट कर सकते हो। 6 से 9 को जो है पहला टूर मैच, उसमें आप ट्राई आउट कर सकते हो। उसमें आप साइम अयूब को मौका दे सकते हो, खुरम को मौका दे सकते हो, मीर हमजा को, फ़हीम को दे सकते हो। फ़हीम भी आप देखेंगे टेस्ट में कम बैक कर रहे हैं और उनमें भी पोटेंशियल है कि इतनी पेस है कि वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे लाइन लेंथ भी उनकी है, कंट्रोल भी है उनके पास, तो ट्रबल कर सकते हैं। और एज एन ऑलराउंडर भी उनकी ऑप्शन है। मोहम्मद वसीम है आपके पास। तो स्पिनर तो एक अबरार ही मोस्ट लाइकली आप लोग, अगर आपने एक स्पिनर खिलाना है। और जहाँ मिस्ट्री स्पिनर की बात है, एग्री के एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इतना अच्छा नहीं शायद टेस्ट में परफॉर्म करते, लेकिन अबरार का जो अभी तक का टेस्ट रिकॉर्ड रहा है, जो अभी तक उन्होंने टेस्ट खेला, उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने बल्कि अपने आप को प्रूव किया है टेस्ट फॉर्मेट में। तो तवक्को रखेंगे कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लेग स्पिनर एक ऐसा स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, जिसको अगर बाउंस मिले ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे तो थोड़ी बॉल स्किड करे तो ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस उनके पास काफी इमेंस है। और अगर आपने अब वसीम जूनियर है, वो भी एक फास्ट बॉलर है, अच्छी उनकी पेस है उनके पास और कंसिस्टेंट लेंथ पे बॉल कर भी सकते हैं। हमने देखा है कि जिस तरह उन्होंने T20 में भी, या जो वर्ल्ड कप भी रिसेंटली गुजरा है, वो एक हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये अब ये बड़ा क्लोज कंपटीशन होगा कि शाहीन को कौन अकम्पनी करेगा। मेरे ख्याल में तो अगर आप शाहीन, इफ यू गोइंग विद वन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तो मीर हमजा की तो बड़ा शायद टू अर्ली होकर आप 2 लेफ्ट आर्मर ले आए टीम में, लेकिन आप खुरम को मौका दे सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा करा, उनसे आप चांस दे सकते हैं टेस्ट में। साथ एक और आपको वसीम को आप पिक कर सकते हैं, फ़हीम को पिक कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑल एट वंस इतने ज़्यादा यंगस्टर्स को भी नहीं, या जो जिनका एक्सपीरियंस नहीं इंटरनेशनल स्टेज में, उनको मौका नहीं दे सकते। तो चले फ़हीम है या वसीम है, उनका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल स्टेज पे,
तो इस लिहाज से एक तो आपको खुरम को लेना चाहिए, दूसरा आपको शाहीन को लेना चाहिए, फिर अबरार को लेना हसन अली की भी चाहिए, और option चौथा आपके बॉलर पास। आपके पास ही हसन अली, वसीम या फ़हीम, इनमें से आप किसी के साथ किसी को ले आप सकते गो हैं। फॉर और ऑब्वियसली आप कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड करेंगे, जैसे पर्थ के अंदर स्पिनर एक काफ़ी है, फिर सिडनी में बॉल स्पिन करती है, उधर आप दो के साथ जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है थिंक टैंक इन तमाम चीज़ों को समझेगी। अच्छा और मैं ये थोड़ा सा जी। ऐड करना चाहूँगा, जो पहला टूर मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हाँ, इस लिहाज से, बिल्कुल। उसमें आप कौन अच्छा परफॉर्म अपनी करता है। कम्बिनेशन वगैरह ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम थोड़ा पीएसएल के हवाले से बात करें, हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है पीएसएल। एक तो अनफॉर्चुनेट ये फिर दोबारा डिबेट शुरू होगी कि पीएसएल के कुछ मैचेस दुबई शिफ्ट कर लें, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी रेफरेंस दिया गया, पता नहीं अब वो कितनी इसमें सदाकत है, क्योंकि इलेक्शंस भी उसके साथ रिलेट किए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि प्लेयर की रिटेंशन का भी फेज स्टार्ट हो चुका है। जिस तरह हमने देखा है माद वसीम स्वैप हो चुके हैं हसन अली के साथ, इसी तरह मोहम्मद आमिर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ चले गए हैं, इफ्तिखार जो है वो कोयटा छोड़ के मुल्तान सुल्तान में बात कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं। तो ये ओबियसली, और जिसकी जो ड्राफ्ट है वो 13 दिसंबर को अब होगा, जैसा शोएब भाई भी कह रहे थे कि वो भी ड्राफ्ट में जाएंगे और देखते हैं कौन उनको रिटेन करता है या कौन पिक करता है। तो आप इस सारे सिस्टम को और पीएसएल को एज ए ब्रांड और ये जो एक डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पीएसएल पाकिस्तान में होना चाहिए। पीएसएल एक सिर्फ स्पोर्टिंग इवेंट या कोई टूर्नामेंट या कंपटीशन तो है ही नहीं, एक पूरा फेस्टिवल है जी। जो फरवरी और मार्च के महीने में होता है, स्प्रिंग में होता है, और पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है इसको लुक फॉरवर्ड करती है पूरा साल, और बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। ख़ासतौर पे जब से पाकिस्तान में पीएसएल आया है तो वहाँ के जो मैचेस होते हैं, कदाफ़ी में होता है या कराची में होता है या पिंडी, जहाँ भी होता मुल्तान है, में, हाँ मुल्तान में होता है। तो रेदर देन कि हम इसका एरिया को इसको एक्सपेंड करें, बाकी शहरों में पीएसएल को लेके जाएं, सियालकोट में लेके जाएं, फैसलाबाद में लेके जाएं, गुजरांवाला में लेके जाएं, पेशावर में लेके जाएं, जिस तरह कोयटा। कल उन्होंने जवेद अफरीदी ने भी Exactly, कहा कि हम हाँ। इस पे अब बेयर नहीं करेंगे कि हमें ना कोई मैच मिले। तो बल्कि पीएसएल के जो जहाँ जहाँ आपको वेन्यूज बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा लोगों को इसमें एंगेज करना चाहिए, कोई जिन जिन ग्राउंड्स में या जिन जिन शहरों में पीएसएल होता है, उस दिन उन मैचेस के दौरान वहाँ पे एक जश्न का समा होता है। जी। और हमारा जिस तरह का इकॉनमी है, या बेशक आप कह लें कि शायद मूव आउट करने से कोई इसमें सिक्योरिटी की कॉस्ट होगी या जो भी कॉस्ट होगी, लेकिन जो ओवरऑल इकॉनमी को फ़ायदा होता है पीएसएल जब पाकिस्तान में आता है, पूरी दुनिया से खिलाड़ी आते हैं, पूरी दुनिया के स्टार्स आते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट को आप चाह रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फरवानी हो आपके मुल्क में, अगले साल आपने आईसीसी का इवेंट होस्ट के आप करना है चैंपियंस ट्रॉफी का, और इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में, चाहे जो मर्जी जस्टिफिकेशन हो, मेरा नहीं ख्याल आपको इस बारे में सोचना भी चाहिए कि आपने पीएसएल को पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है, बिल्कुल। और कोई वे आउट निकालना चाहिए बैठ के गवर्नमेंट्स के साथ। और मेरा ख्याल है कि आप जिस तरह आपने भी कहा कि हैविंग सेड दैट कि ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है और आपकी सबसे बड़ी कमोडिटी है, इसको आपने बनाना है। और आप ये देखें कि कल जब लास्ट सीजन में पीएसएल से पहले एक नुमाइशी मैच किया गया था कोयटा में, और आप लोगों का उसमें जोश देखते, इंतज़ाम देखते, उनकी ईगरनेस को अगर आप गेज करें तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग था कि जितने लोग स्टेडियम में आपके इनसाइड थे उतने उससे ज़्यादा कैपेसिटी बाहर थी। तो ये मेरा ख्याल है। और अगर हम पेशावर की बात कर रहे हैं, जैसे जावेद अफरीदी ने भी कहा कि अब बस हो गया, अब अगर मगर नहीं चलेगी, कोई मैच मिलना चाहिए। जो भी लोकल साइड है उनको एटलीस्ट 1 या 2 मैचेस उनके सिटी में मिलने चाहिए ताकि उनके लोग अपने आप को रिलेट कर सके। जैसे हम लाहौर के मैचेस देखते हैं, लाहौर कलंदर के, जब लाहौर में कदाफी में होता है तो स्टेडियम जैम पैक तो होता ही होता है, उससे ज़्यादा तादाद डबल ट्रिपल हम बाहर देखते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें उसको एक गेज करने की अब बनाने की ज़रूरत है, एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। अच्छा, लास्टली आपसे हम अगर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा ये लड़कों का एनओसी का मसला और ये सारी चीज़ें, अब इसमें सबसे आउटस्टैंडिंग जो चीज़ नज़र आई जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए वो अहमद शहजाद की स्टेटमेंट है। अहमद शहजाद है, जिस तरह माद वसीम ने कहा या मोहम्मद आमिर का रेफरेंस दिया, अभी मोहम्मद आमिर से मेरी बात तो नहीं हो सकी, लेकिन जिस तरह मोहम्मद हफीज़ ने कोट किया, ऑब्वियसली उनकी ये बात हुई होगी तो उन्होंने ये कोट किया है कि मोहम्मद आमिर ने रिफ्यूज़ किया है कि वो अब जो है रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे और ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन लीग क्रिकेट। बट अहमद शहजाद को एनओसी मिल चुका था T10 के लिए, उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उसने कहा जी मेरी जो पहली प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानी डोमेस्टिक है, और क्योंकि मैं पाकिस्तान में कम बैक करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी प्राइड लेना चाहता हूँ। और इफ्तिखार ने भी सेम यही कहा। बट इफ्तिखार का तो चलो हम कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी टीम का पार्ट है, बट अहमद शहजाद नहीं है, और आप एक चांस ले रहे हैं और परफॉर्म भी करके प्रूव कर रहे हैं। इस पॉजिटिव साइन को कैसे देखते हैं यंगस्टर के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया, जहाँ सारे खिलाड़ी बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें एनओसीज नहीं दिए जा रहे बोर्ड की तरफ से। एक ऐसा खिलाड़ी
जो अभी शायद इतना कंटेंशन में भी नहीं है फर्स्ट टीम की, वो कह रहा है कि जी मैं डोमेस्टिक पे फोकस करूंगा और मैं कोशिश करके पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जगह दोबारा बनाऊंगा। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। और जहाँ बात के क्या इस पे पॉलिसी होनी चाहिए, क्या मेरे ख्याल में जो एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मोटिवेशन है या ऑनर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ज़्यादातर जो खिलाड़ी इस स्टेज पे होते हैं, ख़ास तौर पे जो आपके फर्स्ट टीम में प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह या उस हु आर ऑन द देयर एंड देयर अबाउट, जिस तरह इमाद वसीम है या मोहम्मद आमिर है, दे आर ऑलरेडी अर्निंग अ लॉट। तो ये कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी की एक पर्सनल चॉइस है कि वो क्या समझता है कि मैं इस स्टेज पे मैं थोड़ा बहुत, शायद जब मैं ऑलरेडी इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, उस पर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करके मैं कोशिश करूँ, फाइट करूँ। जो ऑनर है एसोसिएटेड विद रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एंड विनिंग टाइटल्स विद देम, जिस तरह हम बाकी स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं, मेसी और रोनाल्डो ने अपने क्लब्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर उनका था, लेकिन वो ट्रूली ग्रेट्स उनको तब तक नहीं माना गया, मेसी को, जिस तरह जब तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीते, जिस तरह लास्ट ईयर मेसी ने वर्ल्ड कप भी जीता। तो ये भी एक खिलाड़ी के मेंटल स्पेस पे डिपेंड करता है या उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है वो क्या, वो अपने आप को किस तरह परसीव कर रहा है कि क्या। इसी तरह बोर्ड को भी जब इस हवाले से वो डिसीजन ले रहे होते हैं, उन्हें भी खिलाड़ियों से कंसल्ट करना चाहिए कि वो किस तरह अपने आप को, उनका क्या राइट, उनका क्या एटीट्यूड है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें अगर जो खिलाड़ी खेल रहा है, अगर ही इज़ नॉट टोटली मोटिवेटेड, वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर कोई खिलाड़ी फुली मोटिवेटेड नहीं है नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मेरे ख्याल में तो बोर्ड शुड लेट देम गो। आपने क्यों ऐसे खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ के ज़बरदस्ती छोड़ के रखना है जो अपने मुल्क के लिए खेलना ही नहीं चाह रहा? आपको चाहिए कि उसके बजाय और बड़े ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे, वो जो मर रहे होंगे कि उन्हें मौका मिले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको उन पे फोकस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपका जब 15 का स्क्वाड होता है तो सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड जैसे आप 30 लोगों को देते हैं, तो आप इस पूल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि आप इसको 30 की बजाय 35 कर दे, 40 कर सकते हैं आप, ताकि कैटेगरी के अंदर ये होगा कि उस 40 लड़कों को, 35-40 को आइडिया होगा, इससे बड़ा मेरा ख्याल है पूल नहीं हो सकता। जो आपकी कंटेंशन के अंदर लड़के हैं उन्हीं को आपने पिक करना। उनको आइडिया होगा कि अगर कोई ऊपर परफॉर्म नहीं करता तो वी आर द सेकंड या थर्ड ऑप्शन, हम आएंगे टीम के अंदर, और आपको फिर करना भी उन्हीं में से चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई आप पहले बाहर से किसी को, जो लड़का नहीं खेल रहा, लीग खेल रहा है, आप उसमें से उठा के उसको टीम में ले आए। तो ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, और एक आपको फिर सिस्टम बनाना पड़ेगा। 3 आप टियर बना सकते हैं ना, एक 15 का स्क्वाड, एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड। और डोमेस्टिक जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करेगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आप एक ऐसी क्लॉज डालें, ये लाजमी, जिस तरह इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है कि जी साल बाद रिवाइज होगा। भाई क्यों साल बाद रिवाइज होगा? अगर कोई लड़का डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो एक विंडो उसके लिए रखें, वो कहीं जंप इन करके आ सकता है। आप 1 या 2 प्लेयर के या बंदे की विंडो डालेंगे तो लड़के के अंदर एक चार्म रहेगा, एक हंट रहेगा कि मैं परफॉर्म करके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ। जैसे वो सेकंड ईयर में आएगा, उसका आखिरी गोल आ जाएगा कि मैंने टीम के लिए जाना है। तो मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा वेल और सिस्टमेटिक तरीके से चलने की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेट इजहार भाई, मसला ये है कि ना बोर्ड को पता है हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जब आपके 1 साल के अंदर 14 मंथ के अंदर 4 चेयरमैन चेंज हो जाएंगे, तो फिर आपको पता है पॉलिसी बनाना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन एक और मसला रहेगा। इजहार भाई अभी इजाज़त चाहते हैं जी, इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीक में मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।